नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जी न्यूज का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम जन संवाद अभियान लेकर हम हाजिर हैं और पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार तबलीगी जमात का मौलाना साद कब गिरफ्तार होगा। सवाल बड़ा है क्योंकि निजामुद्दीन मरकज के जरिए मौलाना महामारी 22 राज्यों में फैला चुका है। उसकी मरकज में शामिल हुए लोग अलग अलग राज्यों में जाकर छिप गए हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि अगर ये लोग लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाहर निकले तो फिर क्या हाल होगा। जी न्यूज के जन संवाद अभियान में बात प्रधानमंत्री मोदी की अपील और उस पर विपक्ष की सियासत की भी करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है और ये नंबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार #AskZee पर अपने सवाल आप भेजते हैं और एक्सपर्ट्स का पैनल रोज हमारे साथ होता है और ये नंबर 9811189333। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं, वीडियो संदेश भेज सकते हैं और हर रोज सवालों का जवाब देने के लिए सबसे भरोसेमंद पैनल हमारे साथ होता है। और आज की चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब को आप देख रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर TR कक्कड़ साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं CMD रैडिक्स हेल्थ केयर से, वो हमारी चर्चा में आज शिरकत कर रहे हैं। डॉक्टर सुशीला कटारिया सीनियर डॉक्टर है इंटरनल मेडिसिन मेदांता हॉस्पिटल से, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही तबलीगी जमात के प्रतिनिधि मुजिबुर रहमान भी आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुहिम जिसकी हमने शुरुआत की है, मौलाना साद की गिरफ्तारी कब होगी। मौलाना की तलाश करनी है, बहुत जरूरी है उसे ढूंढना, उसकी गिरफ्तारी, क्योंकि हम कह रहे हैं कोरोना का बम है, एटम बम है। क्योंकि उसने जिस तरह से लोगों को भड़काया और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो देश में अब बढ़कर 647 हो चुकी है। 22 राज्यों में ये बीमारी फैल चुकी है। 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो सबसे पहले जो वीडियो मैसेज हमें मिला है वो पहले सुन लेते हैं, क्या सवाल है, और फिर सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जमात के लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, जबकि वो लोग पुलिस डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। शहनवाज हुसैन साहब। शहनवाज हुसैन साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है। आप एक बार फिर कोशिश कीजिए, नहीं तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कहती हूँ कि वो ठीक करें टेक्निकल हम प्रॉब्लम। अब आपकी आवाज आ गई जी, बोलिए। मैंने इससे, क्योंकि मैं वो आपसे स्काइप से जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो अब आपकी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, दुरुस्त। तो देखिए, तबलीग जमात के मरकज में जो एक बड़ी गलती, एक बड़ा जुर्म जैसा हुआ है कि बड़ी तादाद में लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए हैं और जो जहां हैं वही क्वारंटाइन है। जो लोग वहां गए हैं उनको सबको भेजा गया है और दिल्ली पुलिस ने भी, जो क्राइम ब्रांच है, उन्होंने क्वेश्चनर भेजा है। और अभी हम तो जेलों से लोगों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम कोई कोरोना वायरस से पीड़ित होगा उस व्यक्ति को कहीं पर जेल में अभी नहीं डाल रहे हैं। जहां पर जो व्यक्ति है जी, पहले तो कोरोना से लड़ाई है, इसलिए सबकी जांच कर रहे हैं और जांच करके, क्योंकि वो अपने लिए खतरा है, अपने परिवार के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है जी। लेकिन मौलाना साद भी तो खतरा है, मौलाना साद भी तो खतरा है शहनवाज हुसैन साहब जी। आइसोलेशन में जाकर जिस तरह का व्यवहार लोगों ने किया है वो भी बहुत पूरे समाज को बदनाम करने वाला है। मुस्लिम समाज के लोगों में भी बहुत गुस्सा है, क्या इस तरह का बिहेव होगा, क्या इस तरह की हरकत से शर्मसार हुआ है समाज। हिंदुस्तान में करीब 30 करोड़ के करीब मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं जी, और वो इस बात पे शर्मिंदा है कि अगर कोई जा रहा है जांच के लिए तो पथराव किया जा रहा है इंदौर में, मुंगेर में और कई जगह। और अगर उनको सरकार वहां से ले जा रही है, भारत के नागरिक के नाते उनका इलाज करा रही है, उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ये डॉक्टर हैं, ये नर्स हैं, ये आपकी जान बचाने के लिए हैं, उनके साथ
किस तरह का बिहेवियर हो रहा है। जी जी, यही शहनवाज हुसैन साहब, यही लोग पूछ रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन इनके खिलाफ लिया जाना चाहिए। करेंगे जी, ये अगला सवाल भी देखिए, नवीन नायर हैं ये हमारे दर्शक, ये पूछ रहे हैं कि कुछ दिनों पहले इन्फोसिस के कर्मचारी ने मुसलमानों से कोरोना फैलाने को कहा था, क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए तो नहीं है? ये वीडियो मैसेज है। कुछ दिनों पहले इन्फोसिस में एक बंदा काम कर रहा था जिसका नाम था मुजीब मोहम्मद। उन्होंने ये कहा था कि जो भी कोरोना पॉजिटिव है मुस्लिम्स लोग, उन लोग ये चीज़ को फैलाए। और अब जो दिल्ली में जो मस्जिद का जो कांड हुआ है, निज़ामुद्दीन मस्जिद में, क्या ये सब इंटरलिंक्ड है? अगर इंटरलिंक्ड है तो क्या हमें इसके खिलाफ कुछ सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? कक्कड़ साहब, ये क्या एक बड़ा नेक्सस है, कनेक्शन क्या देख रहे हैं आप इन सब के बीच? देखिए माशा, जिस तरह से ये कांड हुआ है, इस तबलीग में मौलाना हाईली एजुकेटेड हैं और लोग जो इसके बोर्ड पर हैं एजुकेटेड हैं, डॉक्टर्स भी हैं इसमें। इन सब को पता था कि इतने जमघट में जब लोग इस तरह रहेंगे तो कोरोना जो कि फैला हुआ है वो इनको भी बीमार करेगा। और ये एक मैं अपना पर्सनली सोच रहा हूँ, 2-3 दिन 4 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद अब ऐसा लगता है कि ये सब मौलाना को पता था कि ये ऐसा होगा, तभी उन्होंने जबरदस्ती एक किस्म लोगों को वहां पे रखा कि आप मस्जिद में मरोगे तो आप फलां जगह जाओगे और ये होगा, आप जन्नत पे जाओगे। ये सब तो ये सोची समझी एक साजिश है। इसमें मौलाना और उसके साथ जितने बाकी प्रबंधक हैं उनको इसका इल्म अवश्य होगा। और ये जो अभी इन्फोसिस से कह रहे हैं, ये भी कड़ी जरूर जुड़ती है। और इसके बाद अभी आपने देखा होगा कई एक दिखाए हैं वीडियोज में कि कुछ फ्रूट वाले हैं, वो एक औरत है वो छींक रही है और थिंग्स लाइक दैट। मतलब ये जो है, यानी कि आपको ये कुल मिलाकर सोची समझी साजिश इसके पीछे नजर मान लेना चाहिए कि साजिश है। देखिए कक्कड़ साहब, कितना लोगों में गुस्सा है आप ये देखिए और समझिए। अब पॉइंट ये है कि क्या करना चाहिए। जी, ये देखिए सवाल इसी से जुड़ा है कक्कड़ साहब। ये हमारे अगले दर्शक जो हैं ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद साद पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या नहीं लगना चाहिए? पहले तो प्रोफेसर जुनैद हैरिस, आप इस सवाल का जवाब सबसे पहले तो आप दीजिए। क्या बड़े देशद्रोही नहीं है मोहम्मद साद? ऐसा है जी। देखिए, मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं कि जानबूझ करके कोरोना फैलाने की कोशिश हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लापरवाही का इशू ये जरूर है, इस वजह से कि हम ये देखते हैं कि इतने बड़ी तादाद में लोगों को वहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये लापरवाही सिर्फ उन्हीं से नहीं हुई है, राजनेताओं से भी हुई है और भी बाकी जगहों के धार्मिक स्थलों पर भी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको किसी भी तरह से क्लीन चिट दें। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, लेकिन इस तरह से वही लापरवाही एक बार होती है प्रोफेसर जुनैद हैरिस, बार बार नहीं होती, फिर वो अपराध बन जाता है। पहले आप दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते, इतना बड़ा जमावड़ा होता है, फिर आप मस्जिदों में जाकर छिप जाते हैं, सामने टेस्टिंग के लिए नहीं आते, फिर आप बदसलूकी करते हैं डॉक्टरों के साथ, नर्सेस के साथ, आप उन पर थूकते हैं, आप अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये लापरवाही बार बार होती जा रही है। कितनी बार होगी लापरवाही? नहीं, ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर भी अभद्र व्यवहार हो रहा है, पुलिस कर्मियों के साथ हो या डॉक्टर के साथ हो। ये बहुत ही शर्मनाक है। और खास तौर से एक मुसलमान की हैसियत से तो खुद भी सही रहना है और समाज को भी बेहतर बनाना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो जिस कम्युनिटी से भी संबंध रखता हो, लेकिन सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात की जाती है। आपने देखा, मक्का मदीना को भी देखा और तमाम रिलीजियस लीडर्स को देखा, क्या उन्होंने अपील की है कि किस तरीके से कोरोना को रोकने के सिलसिले में काम करें। और धार्मिक वे में भी वजू बना करके रही, जिसमें बार बार हाथ को धुला जाता है। आइसोलेशन की बात की गई, पिछले जुमा से भी नमाज नहीं हो रही है, मस्जिदों में लोग नहीं आ रहे हैं। ये आप नहीं, प्रोफेसर जुनैद हैरिस, और ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अभी भी समर्थन कर रहे हैं तबलीगी जमात का। वो कह रहे हैं कि सच्चे मुसलमान अगर हो तो ये गिरफ्तारी होनी नहीं चाहिए। उसको जस्टिफाई करने की कोशिश अभी भी हो रही है। चलिए, मैं अगला सवाल अब ले रही हूं। विनोद है हमारे दर्शक और ये पूछ रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। लॉकडाउन 14 अप्रैल तक है या फिर 15 अप्रैल तक?
ये जो जमात के लोगों ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, जिससे आज पूरा इंडिया टेंशन में है, सब लोग टेंशन में, जो घरों में बैठे हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की है वो मोदी जी की बात को मान रहे हैं, वो लोग भी आज टेंशन के अंदर है। तो इन लोगों के खिलाफ कब एक्शन होगी? क्योंकि ये लोग न तो पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, न डॉक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इन लोगों का इलाज क्यों होना चाहिए? चलिए, ये जो सवाल था जो मैंने पूछा था पहले, ये हम बाद में ले लेंगे, और ये जो दर्शक का भी अभी सवाल आया है उस पर शहनवाज हुसैन साहब आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये बात सही है कि ये जो डॉक्टर्स हैं या नर्स हैं वो तो फरिश्ते हैं ना साहब, वो तो आपकी जान बचाने गए हैं, और किसी को भी ये हक नहीं है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर दे अपनी हरकतों की वजह से। मुस्लिम समाज के भी लोग जो भारतीय नागरिक हैं, जो इस मुल्क में रहते हैं, उनको हमारी पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर है। वो तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करते हैं। उन्होंने जो लॉकडाउन किया वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सबके लिए किया है। जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं वो ऐसे देशभक्त मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो बहुत दुखी हैं। पूरे मुल्क में मुझे कितने फोन आए हैं कि क्या हरकत हो रही है। अगर इंदौर में कोई जा रहा है तो पथराव हो रहा है, मुंगेर में पथराव हो रहा है। आप आज यूपी के अंदर मस्जिद में नमाज ज्यादा भीड़ से पढ़ रहे थे लोग, वहां पुलिस गई, उनके ऊपर पथराव हुआ। इसलिए यूपी सरकार ने कहा कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। सवाल एक है, ये मुल्क का सवाल है जी, बिल्कुल। कोरोना वायरस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखता। हुसैन साहब, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुशीला हैं जिन्होंने इलाज किया है कोरोना संक्रमित मरीजों का मेदांता अस्पताल से, वो हैं हमारे साथ। डॉक्टर सुशीला, आपने तो मरीजों का इलाज किया और इटली से ये लोग आए थे और आप लगातार उनके साथ जुड़ी रही हैं। ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये बदसलूकी, थूकना, पत्थरबाजी, दुर्व्यवहार करना, अभद्र टिप्पणी, कितना दुख होता है आपको? और इस तरह का जो व्यवहार है वो क्या जिन नागरिकों को आपने ट्रीट किया जो इटली से आए थे वो ऐसे बिहेव कर रहे थे क्या? ये जिस तरह का व्यवहार 2-4 दिन में हमने देखा है डॉक्टरों के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। और मैं पेशेंट्स के साथ, कोरोना पेशेंट्स के साथ पिछले 1 महीने से जुड़ी हुई हूँ। पहले इटालियन पेशेंट्स के साथ, अब हिंदुस्तानी पेशेंट्स भी हैं। देखो, बीमारी की और मरीज की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना उसका देश होता है, वो पेशेंट होता है। हमारे सामने कोई भी आएगा, हम उसको इस निगाह से देखेंगे ही नहीं। और मैंने उन मरीजों के साथ जब काम किया तो वो इतने सभ्य थे, वो इतने थैंकफुल थे कि हमने उनको ठीक किया। जाते जाते भी उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर साहब, हो सकता है हमारे देश में इतना केयर नहीं मिल पाता क्योंकि वहां बीमारी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, आपने हमें ठीक किया, आपके स्टाफ ने हमें ठीक किया। तो और वहां पहुंच के भी उन्होंने कहा। तो देखिए, मैं पॉलिटिक्स और रिलीजन के ऊपर आपको ये कह रही हूं कि ना बीमारी रिलीजन देख रही है, ना आप इस तरह की कोई हरकत करें कि जो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं आप उनको उनके साथ बदसलूकी करें। जी, बहुत से लोग तो लिख रहे हैं कि फिर ऐसे लोगों की तो मेडिकल व्यवस्था की ही नहीं जानी चाहिए जो वहां पर डॉक्टरों को और नर्सों को निशाना बना रहे हैं। हमारे अगले दर्शक हैं मुकेश गौर, उनका वीडियो मैसेज सुन लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं, जब ये लोग कह रहे थे कि मरकज के साथ ही अगर पुलिस स्टेशन था, तो क्या पुलिस वालों को पहले पता नहीं था यहाँ पे 6000 लोग इसके अंदर हैं? कक्कड़ साहब, इतने नजदीक पुलिस थाना और ये धार्मिक आयोजन होता है, बड़ा जमावड़ा होता है और पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती, ये सवाल है। ये कहना तो उचित नहीं होगा मेरे लिए कि पुलिस को खबर नहीं थी। पुलिस को खबर होती है। पुलिस ने जितनी भी एडवाइजरीज आई थी वो सब उनको बताया है। कुछ लोग मेरे से सहमत शायद ना हो, लेकिन मैं फिर भी इस पर्टिकुलर इंक्वायरी का मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पिछले 65 साल जो थे उसमें प्रशासन को इस तरह चलाया गया, प्रशासन के लोगों में ये धारणा डाल दी गई कि एक कम्युनिटी जो है उसको आप अधिक हाथ नहीं लगाना है, या लगाना है तो पूछ के लगाना है, ये हालांकि सरकार बदली हुए 5 साल होगा, लेकिन वो जो माइंड सेट हो गया था, माइंड सेट जो हो गया था, ये उसकी वजह से हुआ होगा। और अब जबकि हर चीज बिल्कुल क्लियर है,
जी। इसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी धर्म का आदमी, कोई भी अगर कोई करता है, उसके खिलाफ एक्शन तुरंत होगा। ये बहुत से लोग मानने को तैयार, लेकिन मैंने खुद भुगता है इस चीज को। मैंने 36 साल नौकरी की है आईपीएस की, मैंने भुगता है इस चीज को कि ये होता था। मैं एक उदाहरण दे दूं कि जामा मस्जिद के इमाम हुआ करते थे बुखारी साहब, उनके खिलाफ 153 के कितने केसेस रजिस्टर हुए, एक में भी परमिशन नहीं दी गई थी। मैं बात कर रहा हूं 78, 79, 80, 81 की, जब मैं डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट था। तो ये एक सरकारों ने ये किया है, किस वजह से किया वो वही जानते हैं। बस और आप ये संकेत में बात आ गई कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी मजबूरियां होती हैं, उनके भी हाथ बंधे होते हैं, जो आपकी बात से मुझे समझ में आया है। मुजीबुर रहमान भी हमारे साथ हैं, जो कि तबलीगी जमात के प्रतिनिधि हैं। मुजीबुर रहमान, ये जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे, आप बार बार कह रहे हैं फंसे कहां हुए थे? लॉकडाउन से पहले तो बहुत वक्त था, 12, 13, 16 मार्च को ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे। क्यों नहीं ये लोग चले गए? और जो विदेश से आए थे उनको तो आइसोलेशन में रहना चाहिए था। आपने तो मजाक बनाकर रख दिया पूरे सिस्टम का। मैं आपको बता दूं, पहले तो जो मरकज है ये एक हॉस्टल है, ये एक हॉस्टल की तरह इस्तेमाल होता है, जहां पर लोग आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, हफ्ता दिन, 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन अपने अपने हिसाब से, और बाकी जगह चले जाते हैं। और यहां पर जितने भी लोग आते हैं विदेश से, उसकी एक एक आदमी की लिस्ट आईबी के पास होती है, डेली लिस्ट बनती है कि आज नया आदमी कौन आया और कहां पे गया, कौन से गांव में गया। टूरिस्ट वीजा पर आए थे ये सब लोग, ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। मुजीबुर रहमान, मैं आपको बता दूं, टूरिस्ट वीजा के अंदर एक ऑप्शन होता है रिलीजियस पर्पस, एक फैमिली विजिट होती है टूरिस्ट वीजा में, एक ऑप्शन, दूसरा होता है टूरिज्म, और तीसरा ऑप्शन होता है रिलीजियस पर्पस। आप जाकर के इंडियन पासपोर्ट एक्ट के एनेक्जर पढ़े पहले। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, 21 मार्च को होम मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की हर स्टेट्स को, और दिल्ली पुलिस को भी, दिल्ली सरकार को भी, कि यहां पर 824 विदेशी हैं। उनको इसलिए पता था क्योंकि वो डेली लिस्ट अपडेट करते हैं, और जो जमात के आए हैं जगह जगह पर हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको देखें कि कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई टेस्ट तो नहीं है। क्यों कहा होम मिनिस्ट्री ने? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने हमारी लेट काम शुरू किया, 9 मार्च को स्क्रीनिंग शुरू करी एयरपोर्ट के ऊपर। इतना अरे मुजीबुर रहमान, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, या सब कुछ आप सरकार पर थोप देंगे? हम नहीं है, हम जाकर के जमात जाके एयरपोर्ट पे सहयोग न करने की कुछ कसम खाई हुई है क्या तबलीगी जमात? अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, सबको थोप दीजिए, सरकार करेगी, सरकार करेगी, सरकार करेगी, आप छलांग लगा दीजिए ऊपर से, और फिर कहिए हमारी टांग टूट गई। नहीं, में लोग फंसे हुए हैं। क्या बात कर रहे हैं मुजीबुर रहमान? ये देखिए, ये कह रहे हैं कि होटल की तरह इस्तेमाल होता है। मैं अगला सवाल ले रही हूँ। खाली करने के तो आदेश आप ये बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और ये हजम नहीं हो पाते हैं। मुजीबुर रहमान, अगला सवाल ले लेते हैं। रुचि सक्सेना ने हमें सवाल भेजा है, वो पूछ रही हैं मौलाना साद की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? क्या इसके पीछे भी वोट बैंक का लालच है? शहनवाज हुसैन साहब। नहीं, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स वाले लोग ही नहीं है साहब, हम तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी की सियासत करने वाले लोग हैं। हम तो सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं। विश्वास जिन्होंने तोड़ा है कोरोना वायरस को लेकर, वो नॉर्म्स हैं। यहाँ कक्कड़ साहब बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि क्राइम ब्रांच ने सबको नोटिस दिया है, वो सवाल भी भेजे हैं, और यहाँ पूरी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के बाद ही कोई कार्रवाई होती है। और अभी कोरोना वायरस का जो खतरा है, सब लोग क्वारंटाइन है, सब आइसोलेशन में है, ऐसे सब लोगों की जांच भी कराएंगे। क्योंकि ये देखिए, एक सवाल ये आया था कि ऐसे लोगों का इलाज हो या ना हो। अगर इलाज नहीं होगा तो और समाज के लिए खतरा हो जाएंगे, क्योंकि ये कोरोना वायरस तो अपने आप में, जिसको कोरोना वायरस है और वो अगर किसी को बता नहीं रहा है, छिपा रहा है, तो वो मानव बम बन जाता है, वो तो कई लोगों की जान ले सकता है। इसलिए कोरोना वायरस जिसको है, पुलिस और प्रशासन और डॉक्टर के लोग उठा के ले जाएंगे, क्वारंटाइन करेंगे, आइसोलेशन में ले जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, ताकि अपने लिए खतरा न बने। ये देखिए, शाहीन बाग होता है, निजामुद्दीन होता है, तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है, चाहे पार्टी कोई भी हो, थोड़ा कतराती है वहां पर हाथ डालने से, उन्हें डर तो जरूर लगता है। नहीं, हमने कोई कतराने का काम नहीं किया। मैं आगे बढ़ रही हूँ। हमने सब लोगों को क्वारंटाइन किया, लोगों को निकाला, हॉस्पिटल पहुंचाया, और पूरी प्रक्रिया हो रही है। हम ये अगला वीडियो सवाल ले लेते हैं। सरकार है ये, कोई तुष्टीकरण की, वोट बैंक की सियासत करने वाली ये पार्टी नहीं है। हमारे लिए
हम एक नजरिए से देखते हैं। ठीक है हुसैन साहब, अगले हमारे जो वीडियो मैसेज आया है वो लाल सिंह है जैसलमेर से, उनका सवाल सुन लेते हैं। तबलीगी जमात के लोगों ने एक तो पूरे देश में कोरोना का संक्रमण का खतरा फैला दिया, उसके बावजूद वो नर्सों से अश्लील हरकतें कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं और डॉक्टरों की टीम पर थूक रहे हैं। क्या इस दिशा में देखते हुए उस पूरे संगठन पर प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए? डॉक्टर रवि, कितना दुख होता है आपको ये देखकर? देखिए, मैं आपके 2 मिनट लूंगा। मेरे को दुख नहीं होता, मेरा खून खौलता है। आप देखिए किस तरह से भगा भगा के डॉक्टर नर्सेस को हमारे जो है पत्थर मारे जा रहे हैं, किस तरह से अश्लील से वो हो रहे हैं। आज मैंने अखबार में भी पढ़ा था कि गाजियाबाद के अंदर अश्लील हरकतें हो रही हैं। ये नर्सेज हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, इनको वर्ल्ड ओवर में सिस्टर कहा जाता है, इनको रिस्पेक्ट दी जाती है। ये लोग अपना बेचारी अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़ के घरों से बाहर आ रही हैं, मोहल्लों में जा रही हैं। इस वक्त कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है। ये जान हथेली पर रख के आपकी जान की सुरक्षा के लिए वहां पर जा रही हैं। ये कोई अश्लील हरकत, पत्थर खाने, जूते खाने, थूके सहने के लिए नहीं जा रही हैं। हम सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, हम सब एकजुट हैं एंड वी कंडेम दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ये क्रिमिनल है, ये किसी भी धर्म से चाहे जुड़ा हुआ क्यों ना हो, ये क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल्स का कोई धर्म नहीं होता। इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। इनके खिलाफ सारे IPC सेक्शंस में FIR होने के बाद दे शुड बी पुट अंडर द बिहाइंड द बार्स। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम वी आर डीलिंग विद अ सीरियस पेंडेमिक। आपको मैं छोटी सी बात याद दिलाना चाहूंगा, 1918 में जब स्पेनिश फ्लू आया था 5 करोड़ लोगों को उड़ा दिया था उसने। वी आर डीलिंग ऑफ अ सीरियस पेंडेमिक। बिल्कुल, इतना संकट का दौर है और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना फाइटर्स हैं, डॉक्टर वो रोज लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ और उनका सिरदर्द बढ़ाना नहीं है लोगों को, उनके साथ सहयोग करना है, कोऑपरेट करना है, उन्हें इस लड़ाई को आसान बनाने में मदद करनी है क्योंकि वो खुद ही इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और देखिए, अब ये दर्शकों के सवाल लगातार आ रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं कुछ लोग कि हमारे सवाल नहीं लिए। तो देखिए, हजारों की तादाद में हमारे पास आपके सवाल पहुंच रहे हैं और हर किसी का सवाल का जवाब देना यहां पर बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है। लेकिन आप जन संवाद अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। 9811189333 पर अपना मैसेज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। #AskZ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो दिया जलाने का आग्रह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। ये जो सवाल दर्शक ने हमें भेजा है वो पूछ रहे हैं, मोदी जी के द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, विपक्ष हर बार उनका विरोध क्यों करता है? शहनवाज हुसैन साहब, विपक्ष तो कह रहा है ये तो फोटो अपॉर्चुनिटी हो रही है बस। देखिए मीमांसा जी, बड़ा वाजिब सवाल किया है और आपने अटल जी की कविता से शुरू किया, आओ फिर से दिया जलाएं। दिया का कोई मजहब होता है क्या? रोशनी की कोई जात होती है क्या? ये कौन लोग हैं, किनकी मानसिकता है? आज मैंने ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? शशि थरूर ने कहा कि हिंदुत्व का प्रचार है, इस पर कांग्रेस पार्टी सियासत कर रही है। अरे लोग इकट्ठे हैं, 130 करोड़ लोगों के अभिभावक हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानी को एकजुट कर रहे हैं। मेरी अपील है, जो लोग जी न्यूज सुन रहे हैं वो 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट के लिए आप दिया जलाएं, आप रोशनी करें, इकट्ठे होकर करें। ये ऐसी ताकतें हैं जो कोरोना पर भी बांटना चाहती हैं। हम बटेंगे नहीं, इकट्ठे होकर कोरोना से बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे सेनापति हैं कोरोना के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी जी, और इस जंग को हम इकट्ठे होकर जीतेंगे। उनका वीडियो मैसेज सुन लेते हैं, वो भी इसी को लेकर सवाल कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कभी दिया जलाओ, कभी कहते हैं थाली बजाओ। इसका मेन मकसद क्या है मोदी जी का? जी डॉक्टर रवि, आप इसको थोड़ा साइंटिफिकली बता पाएंगे, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है। ये मकसद है क्या? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका मकसद है टीम वर्क। हम चाहे किसी भी जात के हैं, चाहे किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम सब जो है रोशनी जलाएंगे और एकता का एक प्रदर्शन देंगे। ये बेसिकली एक टीम वर्क है और ये उसी तरह की चीज है जैसे हमने ताली बजाई थी और अपने डॉक्टर्स को और मीडिया कर्मियों और सबको हमने वो किया था। ये भी एक तरह से ये वी आर शोइंग सॉलिडेरिटी। इससे क्या होगा कि सब लोग जो हैं वो एंथुजियास्टिक हो जाएंगे आइसोलेशन के लिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सोचे समझी, ये एक साइकोलॉजिकल बहुत अच्छा
ख्याल है, जिससे कि क्या होगा, हर भारतवासी को यह लगेगा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में चाहे लोग अलग अलग घरों में रह रहे हैं लेकिन हम सब जुड़े हुए हैं, चाहे इस रोशनी के साथ जुड़े हों। इसका एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ेगा, इससे एक बहुत अच्छा टीम वर्क रहेगा। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, हमारे यहां विभाजन हुआ है दो तरह के देशों का। एक तो जिन्होंने लॉकडाउन बहुत जल्दी कर दिया, जो कि हमारा देश है, जिसकी वजह से हम इस त्रासदी से बचे हुए हैं, और दूसरे वो देश है जिन्होंने लॉकडाउन देर से किया है। हमारे को बचाने वाला ये लॉकडाउन है, ये सोशल आइसोलेशन है, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अच्छी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो हमारे प्रधानमंत्री लीडर ने बताई है, और इसको हम सब जोर शोर से करेंगे। साहब, आप भी जरा 30 सेकंड का कमेंट दे दीजिए और फिर मैं यही प्रोफेसर जुनैद हैरिस से भी पूछना चाहूंगी। जी, ये देखिए, ये एक अज़्म है इकट्ठा करने का, और ये लड़ाई जो है, जैसे एक दिन हमने जनता कर्फ्यू के अंदर थाली बजाया था, उससे हमने दिखाया था हम हिंदुस्तानी एक है। नरेंद्र मोदी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कोरोना के खिलाफ, कुछ लोग होंगे जो गलत अपनी हरकत से मुल्क को बदनाम करेंगे, लेकिन हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी इकट्ठे हैं और इकट्ठे कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे। जी, प्रोफेसर जुनैद हैरिस, पहले भी जब ताली और थाली की बात हो रही थी तो विपक्ष को बहुत दिक्कत हो रही थी, और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग देशों में, विदेश में भी ये मॉडल फॉलो किया गया। आप क्या यहां पर बत्ती जलाएंगे? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं शहनवाज जी से पूरी तरह से सहमत हूं, और बत्ती जलाने वाली बात के बारे में भी मैंने आपको मॉर्निंग के शो में भी बता दिया था। लेकिन जहां तक थोड़ा सा मतभेद नजर आता है मुझे, जब आप मॉर्निंग शो ही में आपने सुना होगा, आपके साथ ही ये प्रोग्राम हो रहा था कि लोग कह रहे थे कि इसे नवरात्र के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा था। तो मैं समझता हूं इस तरह की टीका टिप्पणी से ज्यादा बेहतर है जो शाहनवाज हुसैन साहब ने बात कही है कि 130 करोड़ की जिस तरीके से शमع एक साथ मिलकर के जलाएं, ये एक भावनात्मक रूप में हम समझ सकते हैं कि मॉरल बूस्टअप के लिए ठीक है, लेकिन जो जरूरी काम करने का है वो ये है कि जो किस तरह से आइसोलेशन को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सके। अभी भी मैं बता दूं, 2 अप्रैल को 2 बसेस, टूरिस्ट बसें 200 फॉरेनर्स को लेकर के दिल्ली गेट पर पकड़ी गई हैं। ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है? वो कह रहे कि हम एयरपोर्ट पर जा रहे हैं जबकि कोई हवाई जहाज नहीं चल रही है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, आप वो कहीं ना कहीं ट्रैक बदल ही लेते हैं। चलिए, अगला जो वीडियो मैसेज है वो बिहार के प्रभाष का है, सुन लेते हैं। जलाने की उसमें भी कुल 543 एमपी हैं और लगभग 4,500 एमएलए हैं। क्या ये इस कठिन परिस्थिति में, जो कि अभी कोरोना वायरस का ये चल रहा है, क्या इस कठिन परिस्थिति में क्या ये लोगों की मदद नहीं कर सकते? क्या ये वोट बैंक या वोट के लिए जब वो घर घर जा सकते हैं, क्या वो अभी नहीं जा सकते? शहनवाज हुसैन साहब। मीमांसा जी, इनको मालूम होगा कि सारे एमपीज ने अपनी तनख्वाह दे दी है 1 महीने की, और अपना 1-1 करोड़ का फंड दे दिया है। मैं पूर्व सांसद हूं, मेरा जो पेंशन आता है वो 39,000 रुपये मैंने भी दे दिए, तभी मैं बात कर रहा हूं। और मेरा घर जो होता है कॉल सेंटर होता है, जैसे मैं भागलपुर को रिप्रेजेंट करता था, वहां से एमपी नहीं हूं, लेकिन वहां के लोगों के पास जो नंबर है फोन करते हैं, हम मदद कर रहे हैं। एमपीज भी जो जिस पार्टी के भी हों, हर व्यक्ति मदद कर रहा है। मैंने तो देखा मीडिया पर्सन के लोग वो मदद कर रहे हैं, पुलिस के लोग फरिश्ते की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए एमपीज एमएलए सब काम कर रहे हैं, और इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई बीजेपी का है तो कर रहा है या किसी और पार्टी का है तो कर रहा है, ऐसा नहीं है। सब कर रहे हैं, और हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी कर रहे हैं, और सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा टीम वर्क है। प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री सारे सेलिब्रिटी से भी बात कर रहे हैं, सबने मदद किया। जी, डॉक्टर सुशीला को भी मैं यहाँ जोड़ लूं। डॉक्टर सुशीला, जो बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात और दिया जलाने की बात, ये तो फिर हौसले की जरूरत है, ये तो उम्मीद का, हौसले का दिया है, साहस का दिया है, शौर्य का दिया है। बिल्कुल, और ऐसे समय में देखो सिंबोलिज्म की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि लोग 21 दिन तक जब अकेले में बैठे रहेंगे तो हौसले लो हो ही जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है। तो अगर हम ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज करके टीम बिल्डिंग करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, और लोगों को ये कहते हैं, एक उदासी, जैसे रोशनी एक तरह की उम्मीद है कि कोई बात नहीं, अभी थोड़े से मुश्किल के दिन चल रहे हैं, दिस टू शैल बी ओवर, ये भी पूरा होगा और हम सब विजयी होकर निकलेंगे इससे। सिद्धेश्वर पांडे हैं, उन्होंने वीडियो मैसेज भेजा है, सुन लेते हैं सवाल। कुछ 1% की वजह से सारी हमारी मेहनत पानी, परिश्रम पर पानी फिर जाएगा,
सरकार को सख्त आदेश लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए कि जो इस लॉकडाउन को तोड़ रहा है और जिसे कोरोना बम निजामुद्दीन से निकल कर पूरे देश में फैला, पूरे देश में जिसमें दहशत का माहौल है, इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए और ऐसे जो अनकंस्टिट्यूशनल असंवैधानिक मस्जिदें हैं, जमात होती है जहां देश विरोधी एजेंडा चलाया जाता है, इसको तुरंत रद्द किया जाए। मैं जी न्यूज के संवाद में पूछना चाहता हूं कि इस पर सरकार कब बैन लगाएगी ऐसे चीज। 70 साल से ये देश विरोधी एजेंडा देश के अंदर चल रहा है। कक्कड़ साहब, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये हमारे देश की बड़ी खासियत है कि जब कभी भी देश पर आपदा आई है, चाहे वो वार की हो, चाहे वो सुनामी की हो, चाहे और तरह की, मैं अभी ऑलमोस्ट 80 इयर्स का हूं, मैंने देखा है एकजुट हो जाते हैं और हर बार हमने उस आपदा के ऊपर विजय पाई है और इस पर भी पाएंगे। बिकॉज ये जो सिंबॉलिक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लाइट चाहिए, एक सिंबॉलिक है, जोड़ना है हमें। और मुझे बड़ा हैरानगी होती है कि प्रोफेसर साहब जो जेएनयू में पढ़ाते हैं उनको इस पर आशंका है कि नवरात्रि की आ गया, ये आ गया। मुझे प्रोफेसर साहब आप एक चीज बताइए कि जेएनयू के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने अभी इसी तबलीग को सपोर्ट किया है। आपको उनके बारे में क्या कहना है कि क्यों सपोर्ट किया है? ये प्रोफेसर अभी बात आती है जो ये प्रश्न हुआ है। देखिए किसी भी संस्था पर पाबंदी लगाना, मैं भी यही पूछने वाली थी, जवाब ले लेते हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस, विश्वास है कि मैंने आपसे पहले भी यह सवाल पूछा था, ये जो समर्थन क्यों किया जा रहा है? जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की जो वहां की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो समर्थन कर रही है। आप लोगों को तो आगे आना चाहिए, उन्हें सही राह दिखानी चाहिए। बड़ी बातें करते हैं। देखिए, सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि जो जितना गलत है उसको उतना ही गलत कहा जाए, उससे ज्यादा नहीं। जो लापरवाही इनके द्वारा हुई है वो लापरवाही बहुतों के द्वारा हुई है। आप मध्य प्रदेश का प्रोग्राम आप अपना देख लीजिए, बीजेपी का, योगी जी का प्रोग्राम देख लीजिए, वैष्णो देवी में भी 400 लोग फंसे हुए हैं। उसी अंदाज में कहा जाना चाहिए। अभी जो कोरोना बम कहा जा रहा है ये गलत है। मैं पहली बात तो ये किसी हद तक है नहीं। प्रोफेसर जुनैद हारिस, ये देखिए बहस का कार्यक्रम नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है, जन संवाद अभियान है। और मैं ये इजाजत नहीं दूंगी, माफ कीजिए मुझे, ये बहस का कार्यक्रम नहीं है। मैं अगला वीडियो मैसेज ले रही हूँ, मूनम शुक्ला है। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकती। मूनम शुक्ला, वो तब तक तो सब लोग अंदर ही है, अपने घर में है, मगर उसके बाद में क्या होगा और ये कब, इस वायरस का प्रकोप कब तक रहेगा और कब तक हमको कैसे प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। और ये मेरा एक प्रश्न है कि कब तक हम लोग डॉक्टर सुशीला, कुछ मैसेज इतना क्लियर नहीं था, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये पूछ रही हैं लॉकडाउन के बाद क्या होगा, किस तरह की पाबंदियां रहेंगी, क्या सावधानियां बरतनी होंगी। देखो, जहां तक मेरा अंदाजा है कि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन 14 या 15 को जब खत्म हुआ और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और बीमारी भाग जाएगी। ये एक लंबी लड़ाई है, आप ये मान के चलें। कम से कम इसका जो ज्यादा असर है वो 2 से 3 महीने तक रहेगा। तो हो सकता है सरकार की तरफ से पाबंदी उठा ली जाए। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग और जितना कम से कम हो सके घर से बाहर निकलिएगा। आपकी जो अपनी स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, वो आपकी जिम्मेवारी है। और ये वायरस जितने भी देशों में रहा है, एपिडेमिक को नीचे का ट्रेंड दिखाने में कम से कम 3 महीने लगे हैं। आप चाहे तो चाइना का एग्जाम्पल देख लीजिए या बाकी यूरोपियन देशों में तो अभी नीचे की तरफ ट्रेंड्स आने शुरू हुए ही नहीं है। तो ये एक लंबी लड़ाई है जिसके लिए आपको कमर कस के रहना है और ये मानना है कि ये मई से पहले सब कुछ नॉर्मल नहीं होने वाला। ठीक है, हमारे अगले दर्शक का सवाल है, भारत में फिलीपींस जैसा कानून अगले 10 दिन तक क्यों ना लगाया जाए। फिलीपींस में आपको बता दूं मैं, वहां पर ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि लॉकडाउन का पालन अगर नहीं करोगे तो फिर गोली मार दी जाएगी। तो क्या ये कानून यहां पर नहीं लागू होना चाहिए? कक्कड़ साहब, आपका रिएक्शन। देखिए, फिलीपींस
और भारत में बहुत अंतर है। हमारे लोग जो यहाँ पर हैं वो आदेश, ज्यादातर लोग आदेशों का पालन करना जानते हैं। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिन पर नकेल कसनी पड़ती है, इसलिए उस तरह का गोली मार देना जी अभी वो स्टेज नहीं आई है। मैं तो ये कहूंगा कि हाँ, उनके ऊपर एक्शन लीजिए, उनको घरों के अंदर करिए, उन पे थोड़ा बहुत सख्ती करके उनको करिए, लेकिन इस देश में ठीक है कक्कड़ साहब, बस सबसे मेरी यही गुजारिश है, जरा छोटे छोटे जवाब आप देंगे तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर सवाल शामिल कर पाऊंगी। अगला सवाल है, निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए जमात के लोग अलग अलग राज्यों में छिपे हुए हैं, तो ऐसे में क्या लॉकडाउन खत्म होने पर खतरा बढ़ेगा नहीं? मुजीबुर रहमान, बहुत बड़ा खतरा बढ़ा दिया है आपने लोगों के लिए। छुपे हुए वो होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता। होम मिनिस्ट्री ने 21 तारीख को खुद कहा है कि 824 लोग हैं। होम मिनिस्ट्री के आईबी डिपार्टमेंट सामने क्यों नहीं आ रहे हैं लोग? मस्जिदों में जाकर क्यों छिप रहे हैं? नहीं, वही बात आप दोहराइए मत प्लीज, टाइम मत बर्बाद कीजिए ना। पूरी डिटेल, पूरी लिस्ट एक एक आदमी की, कौन है, कौन सी मस्जिद के अंदर, आईबी के पास है, पुलिस के पास है। क्या मथुरा में गए हैं मस्जिदों में, वहां से लोगों को बाहर निकाला गया है। दिल्ली में मस्जिद में छिपे हुए थे, वहां जाकर निकाला गया है। और सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है अभी भी, आपने देखा नहीं शायद आज टेलीविजन खोलकर। आप मंदिरों में नहीं देख रहे। आपको मैं एक बात बताऊं बहुत खास, आप बता रहे हैं सामूहिक। डबुआ की सब्जी मंडी जो फरीदाबाद में है, सब्जी मंडी में हजारों की तादाद में लोग बस दूसरे के शर्ट पर आपको दाग नजर आएंगे, अपनी शर्ट कितनी गंदी है वो नजर नहीं आएगी। एक मिनट सुन लीजिए आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर वही चीज सच सुनने का आप क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी समझते? जो आपसे सवाल पूछा जाएगा उसका आप बिल्कुल भी स्ट्रेट जवाब नहीं देंगे। आप कहेंगे ये ABC गलत काम कर रहा है। नहीं, मुजीबुर रहमान प्लीज, ये देश आपका भी है। अगर ये आप समझते हैं ये देश आपका है तो जिम्मेवारी लीजिए, लोगों को बचाइए। मैं अगला सवाल ले रही हूँ। अखिलेश शर्मा है, उनका वीडियो मैसेज है, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। कुछ मुस्लिम समाज के लोग अपने गलत कृत्यों के द्वारा संपूर्ण मुस्लिम समाज को बदनाम कर रहे हैं। क्या मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों द्वारा इसका विरोध नहीं करना चाहिए? प्रोफेसर जुनैद हैरिस। भाई, मैं बार बार कह रहा हूं कि मक्का मदीना जो आइडियल है उसको बंद कर दिया गया। इस्लाम में इतना ज्यादा जोर दिया गया है एहतियात के ऊपर, उसकी बार बार बात की जा रही है। और तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम मुस्लिम रिलीजियस लीडर सामने आकर के सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अप्रोच को और चाहते हैं कि किस तरह हम समाज में आकर के सेवा करें। इसमें कोई शक नहीं है कि जो निजामुद्दीन में हुआ है हम पूरी तरह से उसका खंडन कर रहे हैं। इस तरह की चीजें ना हो, वरना हम सिर्फ ये बात मुसलमानों का नहीं है, देश को बचाने का है, पूरी इंसानियत को बचाने का। प्रोफेसर जुनैद हैरिस, ये सौरभ राणा है हमारे दर्शक और ये लिख रहे हैं, मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करूंगी। हम दीप भी जलाएंगे, थाली भी बजाएंगे। एक होके इस जंग से लड़ लो यारों, एक होके इस जंग से लड़ लो यारों, फिर ईद भी मनाएंगे और दिवाली भी मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। जन संवाद अभियान मौलाना की तलाश लगातार जारी है। अगर आपके पास कोई भी सुराग है इस मौलाना के बारे में तो जरूर इसके बारे में सूचना दीजिए पुलिस को, या आप और अपने आसपास आप निगाह बनाकर रखिए। अगर कोई भी जानकारी इस मौलाना से संबंधित आपके पास हो तो पुलिस को फौरन सूचित करें, क्योंकि इस मौलाना का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और ये नंबर हम बार बार फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए, 9811189333। मैसेज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। #AskZ जन संवाद अभियान देखना मत भूलिएगा। कल 1 बजे फिर हाजिर होंगे, 1 से 2 बजे, और शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे आप भी शामिल हो सकते हैं जी न्यूज के जन संवाद अभियान में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।